ठीक है, बेसिक्स हो गया था क्या, है ना, बोला था बेसिक्स हो गया, ऐसा याद आ रहा है। ठीक, ठीक है। अपने यहाँ जलवायु को अपन 3 भाग में बांटेंगे ऋतुओं के आधार पे। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, और तीसरा शीत ऋतु। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है हिसाब किताब हमारे यहाँ पे, है ना। ग्रीष्म ऋतु जो है वो 16 फरवरी से 15 जून तक के। ठीक, उसके बाद ठीक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर और शीत ऋतु 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक रहेगी। ग्रीष्म ऋतु ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक, अब स्थिति क्या बनती है मार्च माह में, मार्च के बाद जून माह में, जून के बाद में सितंबर माह में, और सितंबर के बाद दिसंबर माह में। हालांकि इसको पहले अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए ये टॉपिक आया है तो एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मार्च माह में, है ना। उससे भी पहले एक चीज और जो क्लैरिटी अपन ले लेते हैं, ये सूर्य है, जो लोग नहीं थे शुरुआती क्लासेस में उनके लिए। ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य की जो किरण है वो ऐसे जाती है, एक सीधी किरण और 2 तिरछे किरण, जो कि 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बना के निकलती है? 23.5 डिग्री का। तो एक सीधी रेखा और 2 तिरछी रेखाएं निकलती, ऐसा मान के चलिए, है ना। कितने एंगल में? 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री के एंगल में। ठीक, अब सबसे पहले बात कर रहे हैं मार्च माह की। तो मार्च माह में सूर्य की स्थिति यहां पर रहेगी। ठीक, और जो सूर्य की किरण है, सीधी किरण, वो 0 डिग्री अक्षांश पे, और जो तिरछी किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पड़ेगी। तो सूर्य की सीधी किरण कहां पर पड़ रही है? तो सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है आपके 0 डिग्री अक्षांश में, जिसलिए वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में तिरछी किरणों के पड़ने के कारण न ज्यादा वहां पे ठंडी लगेगी, न ज्यादा वहां पे गर्मी लगेगी। एकदम बीच का मौसम वहां पर रहने वाला है। अब इसके बाद क्या होगा? सूर्य की किरणों का उत्तरायण हो जाएगा। जब हम मार्च से जून की तरफ जाते हैं तो मकर संक्रांति आता है, तो अपन क्या बोलते हैं? अब उत्तरायण चालू हो गया बोल के बोलते हैं ना। तो वही इसी के आसपास मकर संक्रांति आती है, और यहां पर सूर्य की किरणों का उत्तरायण हो चुका है। और सूर्य की किरणों के उत्तरायण के बाद सूर्य की सीधी किरण 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में
पड़नी चालू हो गई है, जबकि 66.5 डिग्री के आसपास जाकर के सूर्य की तिरछी किरण और 0 डिग्री में सूर्य की तिरछी किरण पड़ रही है, जिस कारण 23.5 डिग्री में उत्तरी अक्षांश में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, लंबवत पड़ने के कारण क्या होगा, यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। जबकि 67 डिग्री और 0 डिग्री में तिरछी किरण पड़ने के कारण वहां पर न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी का एहसास होगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की कोई भी किरण नहीं पड़ रही है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी का एहसास होगा। तो यहां पर जून माह में ये वाली स्थिति बनती है। फिर अब सूर्य की किरणों का दक्षिणायन होना चालू होगा और फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां हम लोग मार्च महीने में थे। सूर्य की सीधी किरण 0 डिग्री पर और 23.5 ऊपर 23.5 डिग्री नीचे पर तिरछी किरण पड़ेगा, तो वही वाली स्थिति बनेगी। फिर सूर्य की किरण का और दक्षिणायन हो जाएगा और सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़नी चालू हो जाएंगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, जबकि सूर्य की तिरछी किरणें 66.5 डिग्री के आसपास नीचे और 0 डिग्री के आसपास पड़नी चालू हो जाएंगी। जिसलिए अब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, जबकि यहां पर तिरछी और यहां पर तिरछी पड़ने के कारण न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी। और यहां पर कहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सूर्य की ना तो सीधी किरण पड़ रही है ना तो सूर्य की तिरछी किरण पड़ रही है, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी का एहसास होता रहेगा। क्लियर है? एकदम श्योर? बड़े हल्का सा। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि जो सूर्य की किरणें हैं, है ना, वो यहां से लेकर के यहां के बीच ही घूम रही है ना इससे एक कदम आगे जा रही है ना उससे एक कदम पहले रह जा रही है। हाँ या ना? देखो अब इस क्लासरूम में मैं मैक्सिमम इस दीवार तक के चल सकता हूं और उस दीवार तक के चल सकता हूं, इस दीवार से उस दीवार के बीच ही विचरण कर सकता हूं। अगर यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, टकरा जाऊंगा ऐसा, ठीक? तो वही स्थिति यहां पर भी बन रही है। अब एक चीज सोचो, इस दीवार से लेके उस दीवार तक के पूरे कमरे में और किसी स्थान को हमने कोई और नाम दिया क्या? नहीं, लेकिन इसको एक विशेष नाम दिए। क्यों? क्योंकि एक विशेष स्थिति का प्रदर्शन कर रहा है, यहां पर ये दीवार और उधर वो दीवार, इधर ये दीवार और इधर ये दीवार। वैसे यहां पर ये दीवार की भांति कार्य कर रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अपनी विशिष्ट स्थिति के प्रदर्शन के कारण हम इसको विशेष नाम देंगे, है ना, स्पेशल नाम देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्यों बोलते हैं? तो सूर्य की सीधी रेखा जो है, लंबवत रेखा है, वो इसके आगे गमन नहीं कर पाती है। तो एक विशेष स्थिति के प्रदर्शन के कारण इस रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। अभी तक सुनते तो थे अपन, है ना, पढ़ते हमेशा से थे, लेकिन क्यों? तो इस कारण कि भैया वहां पे एक विशेष स्थिति है, उसके आगे सूर्य की सीधी रेखा नहीं जाती। ठीक, बड़े हल्का सा आगे। तो ये थी भाई कर्क रेखा और ये थी मकर रेखा। एक चीज और आपको पता ही है, पृथ्वी ऐसी है ना, अंडाकार अपन भले बना लेते हैं ऐसा, लेकिन पृथ्वी की आकृति इस प्रकार की है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, तो बस अपने को उधर कुछ करना ही नहीं है, हो गया हमारा टॉपिक खत्म। 16 फरवरी से 15 जून, 16 जून से 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी के बीच में यह सारी स्थिति बनती है। अब अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान रहता है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्या कितना रहता है? 40 से 45। और वर्ष भर जो औसत ताप रहता है वो आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मतलब पूरे साल भर की स्थिति अगर नापेंगे तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन आएगा, और ग्रीष्म ऋतु में नापेंगे तो क्या होगा, 40 से 45 डिग्री। इस समय ताप अधिक रहेगा क्या? तो दाब कैसा रहेगा? कम। और आर्द्रता कैसी रहेगी? तो आर्द्रता मीडियम रहेगी, है ना, ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम। क्लियर? अब यहां पर सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो चापा है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है पूछेगा, तो रायगढ़ है। सबसे गर्म जिला रायगढ़ और सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा?
चापा। इसके अलावा गर्म क्षेत्र हो गया, गर्म जिला हो गया। गर्म माह कौन सा है? तो मई माह सबसे गर्म रहता है हमारे यहाँ पे। कौन सा माह गर्म रहता है? मई माह सबसे गर्म रहता है। इस पर्टिकुलर सीजन में शुष्क और उष्ण हवाएं चलती है। कैसी हवा चलती है? शुष्क और उष्ण हवाएं चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। ठीक, लू किसे कहते हैं बोलेंगे तो गर्मी ग्रीष्म माह में चलने वाली शुष्क और उष्ण हवाओं को लू कहा जाता है। सीजीपीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मई माह के आसपास चलने वाली उष्ण और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। नहीं भी पढ़ के जाते तो लगा आते, बट फिर भी पढ़ के अब जाओ भैया, ठीक है, क्योंकि कई लोग छोड़ के आए, बेचारे लोग छोड़ नहीं लगाता बोल के। ठीक, तो उष्ण नहीं, मेरी जानकारी में है, उसका पेपर निकला है ना, नहीं उस पर उसी बार पेपर नहीं निकला उसका। 7 मेंस दिया है 8 अटेम्प्ट में, और एक ही बार नहीं निकला है जिसमें वो लू नहीं लगाया था, लिटरली। ठीक, तो शुष्ण और उष्ण हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। कौन से ऋतु के बारे में? ग्रीष्म ऋतु। अगली है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में हमको औसत वर्षा के बारे में एक जानकारी रखनी है। 129.5 सेंटीमीटर से 132.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एकदम प्रिसाइज वाला डेटा है। और एक डेटा और आर्थिक सर्वेक्षण हमको देता है, वो है 125 से 150 सेंटीमीटर। एमएम में पूछेगा तो एक ठो जीरो बस और लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। तो 1250 से 1500 एमएम हो जाएगा, और वो 1295 से 1325 एमएम हो जाएगा। अगर एमएम बोल देगा तो बस उतना ही करना है। ठीक, मैक्सिमम वर्षा कहाँ होती है? क्षेत्र वाइज है ना, क्षेत्र वाइज अगर देखेंगे तो अबुझमाड़ में होती है। ठीक है, 187 सेंटीमीटर। और अबुझमाड़ के बाद रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर होती है, और उसके बाद जशपुर वाले क्षेत्र में होती है। ठीक, क्षेत्र वाइज। अब अगर जिले वाइज देखें तो बीजापुर जिले में और नारायणपुर जिले में। अब अगर मिनिमम वर्षा की बात की जाए तो अभी नहीं करते हैं उसको, 2 मिनट बात करेंगे मिनिमम वर्षा की बात, है ना। छोड़ रहा हूं ना उसको 2 मिनट के लिए, क्योंकि समझाऊंगा फिर उसको आएंगे। औसत तापमान की बात की जाए तो अगेन 25 से 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर औसत तापमान रहता है ठंडे बारिश के दिनों में। अभी देखो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है ना। यहाँ पर आर्द्रता अधिक रहती। ठीक है, तापमान कैसा रहता है? कम रहता है, इसलिए प्रेशर कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, एज ऑब्वियस तापमान कम तो प्रेशर ज्यादा, है ना। चलिए, इतनी सारी चीजों में अभी तक कोई समस्या? बेसिक चीजें हैं। चलो अब बरसात को समझते हैं अपन। ठीक है, इधर मना रहा हूं, यहाँ पे अपन इसका कंटेंट लिखेंगे। देखो ये अपनी बारिश की स्थिति है, मतलब भारत देश की स्थिति। ठीक, अब ITCZ का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़ोगे वहां पर जियोग्राफी में। ठीक है, क्या होता है कि ITCZ एक 5 टोटल 10 डिग्री, कितने डिग्री का? 10 डिग्री का एक बेल्ट होता है। ये 10 डिग्री का बेल्ट ना इसके साथ चलता रहता है। किसके साथ में? ये वाली स्थिति अपन ने देखे ना कि सूर्य की सीधी किरण वाली, तो सूर्य की सीधी किरणों के साथ वो ITCZ का बेल्ट चलता रहता है। तो उसके कारण कोरियोलिस बल लगता है, और कोरियोलिस बल जियोग्राफी में आप अच्छे से पढ़ना, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं। जिस कारण हमारे यहाँ मानसून की स्थिति बनती है। अब मानसून की स्थिति जब बन रही है कौन से माह में? जून, मई जून के माह में क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है। तो आपने क्या बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि मई जून के माह में से पहले यहां पर जो स्थिति बन रही है, तो यहां पर तापमान अधिक था, और तापमान अधिक था इसलिए क्या हो गया? दाब कम है। कल हमने पढ़ा था कि हमेशा तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा, और जो दाब अधिक होगा
वहां से कम दाब की दिशा में हवा चलती है, ऐसे करके पढ़े थे क्या? तो अधिक दाब से कम दाब में हवा चलेगी। तो अभी भारत देश में दाब कैसा है? कम है ना। तो कम है, तो कम वाले क्षेत्र को भरने के लिए क्या होगी? हवाएं आएंगी। तो कौन सी हवाएं आएंगी? मानसूनी हवाएं आएंगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा? मानसून का आगमन होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा गर्म हो चुका है हमारा ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो दिल्ली, राजस्थान, इधर का जो क्षेत्र इतना ज्यादा गर्म हो चुका है, छत्तीसगढ़, कि यहाँ पर इतना ज्यादा ताप कम हो चुका है, दाब कम हो चुका है कि इसको भरने के लिए उधर से समुद्र की दिशा से एक व्यापारिक पवन आएगी, और व्यापारिक पवन आकर के यहाँ पे क्या कराने वाली है? वर्षा कराने वाली है। हाँ या ना? ठीक। अब देखो क्या होता है, एक स्थिति ये बनती है। ठीक, ये पर्वत है। अब अगर बादल यहां से ऐसे आ रहे हैं, ये बादल है, यहां से ये आ रहे हैं, तो पर्वतों की ऊंची स्थिति के कारण क्या होता है? इस पर्वत से ये ऐसे टकरा जाते हैं, और टकरा करके ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, लेकिन पूरा ऊपर नहीं उठ पाते। तो पूरा ऊपर नहीं उठ पाते तो पूरा का पूरा पानी कहाँ पे ही गिरा देते हैं लोग? यहाँ पर ही गिरा देते हैं, पर्वतों से टकरा करके। जो कल एक बोला था कि मॉनसून को पर्वत प्रभावित करते हैं, तो ये वाला पॉइंट है ना। तो क्या हो रहा है कि पर्वत से टकरा करके वहीं पर पानी गिरा देते हैं, और उनका पानी इधर वाले हिस्से में गिर ही नहीं पाता। ठीक, तो इस वाली स्थिति को बोलते हैं वृष्टि छाया। वृष्टि छाया, और इस प्रदेश को, इस पर्टिकुलर एरिया को बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। क्यों बन रहा है ये वृष्टि छाया प्रदेश? क्योंकि पर्वत इतना ऊंचा है कि वो बादल उससे टकरा करके वहीं पर वर्षा करा दी, और उसका जो दूसरा क्षेत्र है, दूसरा हिस्सा है, वहां पर बारिश हो ही नहीं पाया, तो वहां पर सूखा रह गया। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश, है ना। और इधर वाले स्थिति में ज्यादा बारिश हो जाएगी, तो इधर ज्यादा पानी देखने को मिलेगा, और उधर अपने को पानी ही देखने को मिलेगा ही नहीं, एकदम ना के बराबर, नगण्य। क्लियर? बड़े हल्का सा आगे। अब भारत देश में क्या स्थिति बन रही है? भारत देश में स्थिति यह बन रही है कि यहां से ऐसी हवाएं आ रही है। ठीक, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। अब जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं, तो ये ऐसे एंटर कर रही है यहां से। तो कौन सी दिशा से एंटर कर रही है? दक्षिण पश्चिम। हाँ या ना? तो हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में या भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। क्या बोला जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली स्थिति को देखा जाएगा, जिधर से एंटर कर रहे हैं वो स्थिति। हमको लग रहा है कि इधर से, तो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट नहीं, इधर से निकल रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं। क्लियर? तो भारत देश में या छत्तीसगढ़ में किससे वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। एक बात क्लियर कर दो, सीजीपीएससी उसी जो लू वाले पेपर में ही 2 क्वेश्चन दिया था, और दोनों क्वेश्चन में दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाएं लिया है। ठीक है, बहुत विवाद हुआ उस मुद्दे पे, है ना, और जा करके कोर्ट में भी केस हुआ, कोर्ट में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बट आपको जो सही है वही पढ़ना है, इसलिए हम अपने को दक्षिण पश्चिम ही पढ़ रहे हैं। पीएससी 2 पर्टिकुलर उसी पेपर में 2 क्वेश्चन में दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाएं लिया है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लेना है, भले वो गलत ले लेगा तो हम थोड़ी गलत पढ़ते रहेंगे। जैसे अभी इस बार 200 आर्टिकल 200 201 वाले में 201 ले लिया है वो, तो क्या हम आज से 201 पढ़ना चालू कर देंगे? क्या नहीं। अभी तो राष्ट्रपति पूछी है, कल जवाब भी आया, आर्टिकल 200 ही है उसका आंसर। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। अब यहां पर सबसे पहले ये हवा आकर के टकराती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, है ना। ये मन्नार की खाड़ी वाला, नहीं मन्नार की खाड़ी नहीं, इधर मालाबार तट बोलते हैं इसको, मालाबार तट में आकर के टकराती है। अब थोड़ा सा स्थिति समझ लो भारत देश में क्या है। यहां पर आपका पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, और यहां पे ऐसा पूर्वी घाट है ना, ऐसा है स्थिति। यहां पर एक पहाड़ी है, ठीक है, यहां पर विंध्याचल और यहां पर सतपुड़ा है, ठीक, यहां पर अरावली है। ऐसी है स्थिति। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है, झारखंड के पास में पड़ते हैं अपन, झारखंड बिहार के आसपास राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, इधर आपकी गारो खासी जयंतिया है। क्या है? गारो खासी जयंतिया। ठीक, ऐसी पहाड़ी है गारो खासी और जयंतिया। क्लियर? अब क्या होता है,
यहां पे ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं टकराई है ना, और ये दो शाखाओं में बढ़ गई। इधर वाली शाखा को बोलेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। क्या शाखा कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी शाखा। और इधर वाली शाखा को क्या बोलेंगे? अरब सागर शाखा। अभी अरब सागर शाखा आई इधर से, यहां पे टकराई, और इस यहां पर इसकी उपस्थिति के कारण पूरा का पूरा पानी इधर ही गिरा दी। किधर गिरा दी? इस साइड में, जो कि पश्चिम साइड है किसके? आपके पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है, पश्चिमी मैदान में, पश्चिमी तटीय मैदान में गिरा देगी। इस कारण आपका ये वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु, ये सूखा रहेगा। तो तमिलनाडु भारत में वृष्टि छाया प्रदेश का पार्ट है। तमिलनाडु में इस पर्टिकुलर जो अभी बात कर रहे हैं मानसूनी वर्षा, वहां से मानसूनी वर्षा होती ही नहीं है तमिलनाडु में। तो क्या याद रखना है? भारत देश में केवल और केवल तमिलनाडु है जहां पे मानसून से वर्षा नहीं होती। बाकी हर राज्य में मानसून से वर्षा होगी, तमिलनाडु को छोड़ के। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर पश्चिमी घाट की उपस्थिति है, और पश्चिमी घाट से टकरा करके पूरा का पूरा पानी इधर गिर जाता है। तो इसलिए तमिलनाडु में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो जाता है। सीजीपीएससी मेंस जियोग्राफी का प्रश्न कि बेंगलोर की तुलना में मैंगलोर में कम वर्षा होती है, क्यों? इस कारण। ठीक है, बेंगलोर इधर है, मैंगलोर इधर है, तो इधर बारिश नहीं होती, इधर बारिश होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये यहां से निकली हवा, अब यहां से ऐसे आई और यहां से टकरा करके इधर बारिश करा दी, इधर वृष्टि छाया प्रदेश पड़ेगा, इसलिए उधर थार का मरुस्थल बन जाएगा। ठीक, दूसरी जो उसकी लाइन निकली वो यहां पे बारिश कराई और इधर क्या हो गया? सूखा पड़ गया, यही वाली स्थिति बनी, तो उधर थार का मरुस्थल बन गया। तीसरी जो रेखा है यहां पे आई और सतपुड़ा विंध्याचल के बीच बीच में बारिश करा दी, और इधर सूखा पड़ गया। ठीक, इधर भी और इधर भी वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हुआ। तो देखना, मध्य प्रदेश का एक पार्ट और इधर महाराष्ट्र का एक पार्ट, विदर्भ वाला हिस्सा सूखा रहता है। क्लियर? उसके बाद ये हवा इधर से ऐसे आई और यहां से दो पार्ट में टकरा करके ऐसे निकल गई, और यहां पर क्या मौजूद है? हिमालय, और इधर क्या है? हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, तो यहां पर ये हिमालय से टकराई और वापस लौट करके ऐसे आ गई और ऐसे निकल गई। क्लियर? किससे टकराई? हिमालय से, और हिमालय से टकरा करके जब वापस आएगी तो कोई वर्षा नहीं कराएगी, कहीं पर भी कोई भी थोड़ा बहुत भी बारिश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पूरा पानी तो गिरा चुकी है। इधर गिरा चुकी है तो पश्चिमी घाट में गिरा दिया, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में गिरा दिया, इधर थार के मरुस्थल के नीचे वाले हिस्से में गिरा दिया, तो सब जगह गिरा दिया, तो उसके मैं भी गिरा दिया। ठीक है, तो उसमें पानी ही नहीं बचा, और पानी ही नहीं बचा तो क्या होगा? बारिश नहीं कराएगी। तो याद रखना, अरब सागर की शाखा से लौटते हुए मानसून की वर्षा नहीं होगी। ठीक है, अरब सागर की शाखा से क्या नहीं हो रही है? लौटते मानसून की वर्षा नहीं होती। अब आते बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की पहली शाखा यहां पे चल देगी। एक कहां? मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया में इस टाइप की आकृति बन जाएगी, जिसको बोलते हैं कीप चाड़ी। चाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, चाड़ी कीप। तो अब इसमें ही टकरा के यहीं 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 पे बहुत सारा बारिश करा देगी, क्योंकि कीप नुमा आकृति बनी है, तो उसको निकलते ही नहीं बन रहा है उसको, तो वहीं पर पूरे बादल बार बार टकरा के वहीं पे बारिश करा देंगे, और वहीं पर मासीन राम और चेरापूंजी स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ी में, जिससे क्या हो जाएगा? वह भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाएगा। अब उसके बाद बाकी शाखाएं इधर से छोटा छोटा जो क्षेत्र है बीच बीच में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस पर्वत नहीं है, तो यहां से घुस घुस के क्या करेंगी? वर्षा कराएंगी। अब इधर एक शाखा इधर छत्तीसगढ़ में वर्षा करा करके इधर चली जाएगी, और इस हिंदू कुश पर्वत से टकराएगी, और हिंदू कुश पर्वत से टकरा करके वापस आएगी, और वापस जब आएगी तो यहां पर आकर के राजमहल की पहाड़ी से टकरा जाएगी। ठीक, और राजमहल की पहाड़ी से टकराने के बाद इधर ऐसा मोड़ ले लेगी। ठीक, अब एक्चुअली ये मेरा नक्शा ऐसा सीधा बना है, जबकि हमारा नक्शा ऐसा आकर के ऐसा है, हाँ या ना? तो उस बीच उसमें भी पानी नहीं है। किसमें पानी नहीं है? उस लौटते हुए मानसून में पानी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा स्थल सीमा से बाहर चले गई और बंगाल की खाड़ी में चले गई। तो बंगाल की खाड़ी से उसने क्या ग्रहण कर लिया? पानी ग्रहण कर लिया। जल चक्र से क्या उठा लिया? वाटर उठा लिया, संघनित होकर के। अब ये जो पानी उठाने के बाद जब इधर से लौटी तो इस तमिलनाडु में हो जाएगी वर्षा। तो तमिलनाडु में लौटते मानसून से वर्षा होती है।
तमिलनाडु में एक्चुअल मानसून से वर्षा नहीं होती। जब वो लौटती है वापस, कहां से टकरा करके, हिंदू कुश पर्वत से, और राजमहल की पहाड़ी से टकरा करके स्टीप अपना रास्ता चेंज करती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके क्या करवाती है, तमिलनाडु में वर्षा कराती है। आम्र वर्षा बोलते हैं क्या इसको? ठीक है, तो यही काल बैसाखी, आम्र वर्षा अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो यहां पर बारिश होगी। क्लियर? एकदम श्योर? तो ये है भारत में मानसून की स्थिति। सेम चीज छत्तीसगढ़ में होगा। सेम चीज, कुछ अलग थोड़ी है। जो भारत का है वही हमारा छत्तीसगढ़ का है। अब भारत में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? तो ये है हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़, है ना। अब यहां पर हमारा मौजूद है मैकल पर्वत श्रृंखला, है। ठीक, अब क्या हो रहा है यहां पर कि इधर विंध्याचल है, इधर सतपुड़ा है जो अपन उधर बनाए थे। तो अब जो हमारी वर्षा आ रही है अरब सागर वाली शाखा वाली, ठीक, तो वो यहां से आकर के ऐसे ऐसे वर्षा करा रही है क्या? अब जब वो यहां पर पहुंची तो यहां पर भी क्या स्थिति है, ये वाली स्थिति है। और इधर बादल टकरा जाएंगे मैकल पर्वत श्रृंखला से और इस साइड करा देंगे वर्षा पूरी की पूरी। और इधर वाला क्षेत्र कैसा रह जाएगा, सूखा। तो पूरा का पूरा पानी यहां पर गिर जाएगा मैकल पर्वत के पश्चिमी हिस्से में, और आपका ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कैसा रह जाएगा, सूखा रह जाएगा। हाँ या ना? तो हमारे यहाँ भी एक वृष्टि छाया प्रदेश है ना। किसके कारण निर्मित होता है? तो मैकल पर्वत श्रृंखला के कारण निर्मित होता है। कहां पर निर्मित होता है? तो मैकल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्से में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। जिला बोलोगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित इससे कवर्धा जिला होता है। कौन सा जिला होगा? कवर्धा। तो ये वाला पॉइंट समझ गए? ठीक, उधर लिखेंगे अभी इसको। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे बाकी वर्षा किससे होगी? बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो इधर पूरी की पूरी हमारी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से आ रही। तो अब अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अपने को, चलो अभी इधर आते हैं। मिनिमम वर्षा कहां पर होगी अगर क्षेत्र वाइज बोले तो? मैकल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग। जिले वाइज बोलेंगे तो कवर्धा, जिला कवर्धा। ठीक है, हमारे यहां वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहां पे वर्षा होगी। और हमारे यहां पे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होगी। मतलब दोनों से वर्षा हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बंगाल की खाड़ी शाखा से हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल अरब सागर की शाखा से हो रही है ना। अरब सागर शाखा से हमारे यहाँ 10% वर्षा होती है, जो अभी आपने जस्ट देखा। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी शाखा से हमारे यहाँ 90% वर्षा होती है। ठीक, दूसरी चीज, ये तो 90% वाला हिसाब किताब। पूरे साल भर में जितनी वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसका 90% वर्षा इसी सीजन में। समझे? साल भर में अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो हमारे यहाँ 90 सेंटीमीटर वर्षा इतने ही 3 महीने के ड्यूरेशन में, 4 महीने के ड्यूरेशन में हो जाती है। बाकी 10% वर्षा अलग। ठीक है, अब अगर यहां तक की कोई समस्या, बढ़े आगे। ये भी होता है खत्म, जिसका नाम था वर्षा ऋतु। अब आते हैं अपन शीत ऋतु में। शीत ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, मैक्सिमम तापमान कहां रहता है? तो मेन पार्ट में और अंबिकापुर में, सबसे ठंडा क्षेत्र, है ना। जिले वाइज देखोगे तो सरगुजा और जशपुर। ठीक, इस काल में तापमान कम रहता है तो प्रेशर अधिक रहता है, और आर्द्रता भी मीडियम रहती है। अब सबसे ठंडा माह कौन सा रहता है?
तो दिसंबर रहता है। इस पर्टिकुलर काल में जो वर्षा होती है हमारे यहां पे, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, यहां से बहुत दूर प्रशांत महासागर क्षेत्र में, है ना, इस पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है, जिसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वो जेट स्ट्रीम एकदम ऊपर उड़ जाती है और बहुत तेजी से हमारे तरफ आती है, जिस कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमारे यहाँ पे ठंडी के दिनों में बारिश होती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। प्लस गर्मी वाले सीजन का आखिरी आखिरी जो पॉइंट है, वहां पे आपको चक्रवात देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, है ना, इसको अपने को ध्यान रखना है। तो ये है भैया पूरा का पूरा आपका जलवायु। इतनी सारी चीजें हमको समझनी थी। ठीक है, समझना तो मेन कॉन्सेप्ट ही था। छत्तीसगढ़ के कंटेंट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, तो अपने को सब पता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए तो लिख लेंगे। अगर भारत में पूछ सकता है कि बेंगलोर की तुलना में मैंगलोर में कम वर्षा क्यों होती है, तो इधर भी तो पूछ सकता है कि भैया आपके कवर्धा, कुछ भी पूछ सकता है कि कवर्धा के पश्चिमी हिस्से में पूर्वी हिस्से की तुलना में वर्षा अधिक क्यों होती है, बताइए। तो आप बताओगे कि ये फिनोमिनन है, ऐसा 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 होता है, जिस कारण क्या हुआ, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हुआ और अरब सागर की शाखा से आने वाली वर्षा मैकल पर्वत श्रृंखला से टकरा करके उसके पश्चिमी हिस्से में ही बरस गई, जिस कारण उसके पूर्वी हिस्से में कोई सही बोल रहा हूं ना, पूर्वी, हाँ, उसके पूर्वी हिस्से में वर्षा की बूंदें नहीं पहुंच पाई, बादल नहीं पहुंच पाया, जिसलिए वहां पे बारिश के अभाव के कारण उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। बस वही है, कंसेप्ट समझना है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कंसेप्ट समझ गए सब लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक बार समझ लिया, भारत भी लिख लोगे आई गेस, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मैं आपको समझा पाया तो इतना काफी है कि आप पूरा का पूरा लिख लो कि भाई बेंगलोर में क्यों, बेंगलोर में अपने को पता भी नहीं है बेंगलोर में अधिक हो रहा है कि बेंगलोर में कम हो रहा है, नहीं पता है, लेकिन हमको ये कंसेप्ट पता है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यार बेंगलोर पक्का इसके इधर होगा और बेंगलोर पक्का उसके उधर ही होगा, जिसलिए वहां कम वर्षा हो रही है और इधर ज्यादा वर्षा हो रही है। तो कंसेप्ट आप समझ लो और उसके बाद सब चीजों को अपने दिमाग से लिखा जा सकता है। एक चीज और समझना, ठीक है, मेंस की परीक्षा में कभी भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पूछेगा कहीं ना कहीं अभाव रहेगा ही आपके पास, तो वहीं पे सोच के वहीं पे लिखना है, जितना नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। प्लस इनके टेस्ट कॉपी में जो चीज लिखा था उसको फॉलो करना है कि हर क्वेश्चन को परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने की तुलना में हर क्वेश्चन को एवरेज करना है। हर क्वेश्चन एवरेज करोगे तो आप बाकी लोग जो कुछ क्वेश्चन को परफेक्ट लिखे उससे ज्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो हर बॉल में 6 नहीं मारा जाता, किसी में डॉट भी खेला जाता है और किसी में 1 रन भी लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया जलवायु। बढ़े थोड़ा सा आगे, समय है अपने पास, कृषि चालू कर सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है कृषि। इसका भी आज कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ डेटा देखेंगे। कृषि, है ना, कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना केवल पढ़ने के लिए अपितु जीवन के लिए भी। बिना कृषि के जीवन संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? खाना यहीं से आता है। ठीक है, भारत आज अगर अमेरिका को आंख दिखा पा रहा है तो क्यों दिखा पा रहा है? क्योंकि हम कृषि में आत्मनिर्भर है। लेकिन ये स्थिति हमेशा से नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि हम एक आयातक देश थे। कब तक? 1965 तक के। 1965 के बाद क्या होता है? हरित क्रांति आती है, और हरित क्रांति आने के बाद हम क्या किए? अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिए। लेकिन उससे पहले क्या होता था? वहां से आता था अनाज, और इतना खराब अनाज आता था अमेरिका से हमारे यहाँ कि उसमें बहुत सारे बीमारियां भी रहती थी। मतलब बीमारी मतलब उसके साथ वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फालतू फालतू कचरे उसमें डाल के भेज देते थे। तो हम लोग बीमारियों के प्रति भी प्रोन हो रहे थे और भूखमरी का शिकार भी हो रहे थे। लेकिन एक पर्टिकुलर समय आया हरित क्रांति का, उसके बाद हम आत्मनिर्भर हुए। उसके बाद अगर हम देखें तो आज भी भारत देश की लगभग 70 से 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है और कृषि से रिलेटेड ही कार्य कर रही है। ठीक, एक चीज और जो समझ लेना यहीं पे आवश्यक है कि अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी है, तो चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी है। किस प्रकार की बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी। क्यों मौसमी बेरोजगारी? क्योंकि हमारे यहाँ पे कृषि में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी सबसे ज्यादा होती है। एक प्रछन्न बेरोजगारी भी होती है, सुना है क्या प्रछन्न? ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है कि आप काम तो कर रहे हो
मतलब लोग काम कर रहे हैं, दिख रहा है कि सबके सबके पास रोजगार है, लेकिन प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ रही। जस्ट लाइक दैट कि आप 10 घंटे पढ़ने बैठे हो और जब मैं आपसे 10 घंटे पढ़ने के बाद पूछा जो टॉपिक आप पढ़े हो, तो आप एक भी लाइन नहीं बता पाए। ठीक, जो पढ़े हो 10 घंटा पढ़े, उसमें एक बेसिक सा प्रश्न नहीं बता पाए कि लू क्या होता है। तो क्या हो गया, आपका प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आया। इसे ही बोलेंगे छुपी हुई बेरोजगारी, कि एक खेत में काम करने के लिए एक व्यक्ति की ही आवश्यकता है, लेकिन हम 4 लोगों को लगा दिए। तो लोगों को लग तो रहा है कि उनके पास रोजगार है, लेकिन प्रोडक्टिविटी आई क्या? जिस खेत को एक ही व्यक्ति काम कर सकता था, वहां पे 4-4 लोग काम कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी। और हमारे यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी बहुत अधिक होती है, क्योंकि कृषि कार्य 4 महीने 5 महीने चलता है, उसके बाद बाकी समय लोग बेरोजगार रहते हैं। क्लियर? प्लस एक चीज और याद रख लो, यहीं पे बेरोजगारी की बात हो रही है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी किसी भी विकासशील देश में ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज्यादा, स्ट्रक्चरल। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब अगर कृषि की बात की जाए तो भारत में 70 से 80% आबादी किस पर निर्भर है? कृषि कार्य पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भर होने के कारण उनके जीवन का पूरा चक्र इसी के आधार पर चलता है। और भारत देश में कृषि मानसून का जुआ है ना? क्या बोलते हैं? कृषि को मानसून का जुआ। अच्छी बारिश होगी तो क्या होगा? फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तो उनका जीवन एक साल अच्छा चलेगा। लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो पैदावार कम, उनका पूरा एक साल का जीवन खराब हो सकता है। बच्चों का स्कूल छूट जाए, हो सकता है बहुत सारी स्वास्थ्यगत समस्याएं आई हैं तो उसका इलाज वो ना करा पाए, हो सकता है उनके पास खाने का पैसा भी ना हो तो कुपोषण का शिकार हो जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा समाज है वो कृषि पर डिपेंडेंट होने के कारण पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे निर्भर हो जाती है अच्छी फसल होने या ना होने पर, अच्छी वर्षा होने या ना होने पर पूरा का पूरा सिस्टम हमारा टिका हुआ है। तो हमारे यहाँ ये कमी है कि हम क्या नहीं कर पाए हैं? सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं कर पाए हैं। अगर सिंचाई सुविधाओं का विकास होता तो हम आज कृषि को मानसून का जुआ नहीं बोलते रहते। तो बहुत सारी चीजें हैं, आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चालू करते हैं और उसके बाद चीजों को समझते हैं। ठीक, पहले तो एक पर्टिकुलर चीज अपन समझ लेते हैं। ठीक, 0 से 1 हेक्टेयर, क्या बोल रहे हैं? 0 से 1 हेक्टेयर, इस कृषि भूमि को सीमांत कृषि भूमि बोलेंगे। मार्जिनल, क्या बोलेंगे? सीमांत कृषि भूमि। किसी के पास 1 से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है तो इसे लघु कृषि भूमि कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? लघु। उसके बाद अगर किसी के पास 2 से लेके 4 हेक्टेयर तक के कृषि भूमि है, तो इसे अर्ध मध्यम कृषि भूमि कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? अर्ध मध्यम कृषि भूमि। अगर किसी के पास 4 से लेके 10 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है तो इसे मध्यम कृषि भूमि कहा जाएगा। और अगर किसी के पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है तो उसे हम दीर्घ कृषि भूमि कहेंगे, या वृहद भी बोल सकते हैं ना। लार्ज, मीडियम, है ना, सेमी मीडियम बोलोगे क्या अर्ध को, उसके बाद लघु को क्या बोलोगे? स्मॉल, और इसको मार्जिनल। ठीक है, तो एक कृषि भूमि है। अगर किसी के पास 0 से 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है तो उस कृषि भूमि को सीमांत कृषि भूमि, और उसमें कृषि कार्य करने वाले को सीमांत कृषक कहा जाएगा। तो सीमांत कृषक किसको कहते हैं? जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर कृषि भूमि होती है। 0.1 करना ना, उसको 0 लिखने का है, कुछ नहीं है तो थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर में क्या कहलाएगा? लघु कृषक। 2 से 4 में क्या कहलाएगा? अर्ध मध्यम कृषक। मध्यम कृषक कब कहलाएगा? जब 4 से 10 हेक्टेयर कृषि भूमि है, और 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में वृहद कृषक या दीर्घ कृषक कहलाएगा। अब ये बताइए कृषक कौन होता है ना? कौन होता है कृषक? परिभाषा बताना। हाँ, पशुपालक को तो पशुपालक बोलते हैं, कृषक थोड़ी बोलते हैं। मैं कृषि थोड़ी पूछ रहा हूँ, कृषक पूछ रहा हूं मैं।
कृषक कौन होता है? हाँ हाँ, क्या क्या बोले मैडम? जो कृषि कार्य में संलग्न हो। अच्छा, उसको कृषक बोल देंगे? नहीं, ठीक, देख रहे हो, बताने के बाद खुद ही गलत बोल दे रही। डाउट आ गया उनको ही। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कृषि कार्य में संलग्न हो, ठीक, चाहे उसके पास कृषि भूमि हो या ना हो, क्या कहलाएगा? कृषक। आपका आधा था परिभाषा, उसमें एक लाइन बस ये जोड़ना है कि उसके पास कृषि भूमि है तो भी वो कृषक है, और कृषि भूमि नहीं है तो भी वो कृषक। दूसरे की कृषि भूमि में कृषि करने वाला मजदूर नहीं कहलाता, वो भी क्या कहलाता है? कृषक ही कहलाता है ना, भले ही उसकी कृषि भूमि ना हो। तो कृषक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कृषि कार्य में संलग्न है, चाहे उसके पास स्वयं की कृषि भूमि हो या ना हो, उसे ही हम कृषक कहते हैं। ऐसा कृषक जो कि 0 से 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि करता है, उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। 1 से 2 वाले को लघु कृषक, 2 से 4 वाले को अर्ध मध्यम कृषक, 4 से 10 वाले को मध्यम कृषक, और 10 से अधिक वाले को वृहद कृषक कहा जाता है। ठीक है, लार्ज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चल के 2-3 टर्म हमको पढ़ना है, तो उसको यहीं पे मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, फिर उसमें चलेंगे। देखो, पहला शब्द है कुल बोया गया क्षेत्र। क्या बोल रहा हूं? पहला शब्द कुल बोया गया क्षेत्रफल। एक शब्द हम सुनेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। क्या सुनेंगे? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसको नीरा भी बोलते हैं। और एक सुनेंगे द्विफसली क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक कॉपी है, ये कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी में ये पन्ना है और इस पन्ने में 32 लाइन है या 30 लाइन है, 30 मानते हैं। इस पन्ने में 30 लाइन है और ये कॉपी आपकी है, आप लोग लिख रहे हो इस कॉपी में, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। तो आप मैक्सिमम कितने लाइन लिख सकते हो? कितने लाइन लिख सकते हैं? 30 लाइन, क्योंकि कॉपी में 30 लाइन थे और आपने 30 लाइनों में लिख लिया। ठीक, इसे बोलेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। जितना था उतने में लिख लिए, क्या कहलाया वो? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब ये सोचिए कि आपके पास केवल यही कॉपी और उसका यही पेज है और 30 लाइन आप लिख चुके हो, और मैं और बोलते जा रहा हूं। ठीक है, और आपको और लिखना है, तब कैसे करोगे? यहां पे जो बची खुची जगह है वहां पे लिखोगे। 5 लाइन आपने और लिख लिया। ठीक है, कितने लाइन लिख लिया? 5। 30 का स्पेस था, 30 तो पहले ही लिख चुके थे। अब क्या किया? एक्स्ट्रा 5 लाइन लिखे, क्योंकि वो लिखना जरूरी था, तो दोबारा लिखे ना उसी जगह पर, तो वो क्या हो गया? 5 लाइन द्विफसली क्षेत्रफल। ठीक, अब वो 30 लाइन प्लस वो 5 लाइन, दोनों को जोड़ दोगे तो 35 लाइन हुआ, तो वो क्या हो गया? कुल बोया गया क्षेत्रफल। क्लियर है? इसको थोड़ा कृषि भूमि की भाषा में एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कृषि भूमि है जो कि है 1 हेक्टेयर। ठीक, यहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का। अब खरीफ का सीजन आया और खरीफ के सीजन में इनको लेना था धान, तो इन्होंने 1 हेक्टेयर कृषि भूमि में धान लिया। कितने? 1 हेक्टेयर पूरे के पूरे कृषि भूमि में क्या लिया? धान लिया। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक के कटाई हो गई, अक्टूबर नवंबर तक के। अब उसके बाद नवंबर दिसंबर में रबी के सीजन में इनको चना लेना था, तो इन्होंने आधे हेक्टेयर में चना लगा दिया। क्या लगा दिया? आधे हेक्टेयर में चना लगाया। तो दो स्थिति देखे, एक खरीफ सीजन में उन्होंने 1 हेक्टेयर में पूरा का पूरा धान लगाया था, कटाई वटाई हो गई, काली मिट्टी थी, तो अगले सीजन में जो कि रबी का सीजन है वहां पे उन्होंने क्या लगा दिया? चना लगा दिया आधे हेक्टेयर में। ठीक, तो जो 1 हेक्टेयर है धान जो कि उन्होंने खरीफ के सीजन में लगाया था, उसको आप बोलोगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। और जो रबी के सीजन की फसल है उसको क्या बोलोगे? द्विफसली क्षेत्रफल। और जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल बोया गया क्षेत्रफल। क्लियर है? अब यहां पे एक टर्म और आएगा, कुल सिंचित क्षेत्र। क्या आएगा? कुल सिंचित क्षेत्रफल, शुद्ध या नीरा सिंचित क्षेत्रफल, और एक द्विफसली सिंचित क्षेत्रफल। द्विफसली सिंचित क्षेत्रफल, ये 3 टर्म एक और आगे चल के चर्चा करेंगे, है ना। तो अब क्या हुआ? 1 हेक्टेयर धान बोने के लिए आपको सिंचाई करना पड़ा, तो आपने 1 हेक्टेयर में सिंचाई कर दी, मान लेते हैं।
यहां पर भी सिंचाई करना पड़ा तो 0.5 हेक्टेयर में आपने सिंचाई कर दी। क्लियर? तो यहां पर शुद्ध सिंचित कितना हो गया? 1 हेक्टेयर। द्विफसली सिंचित कितना हो गया? 0.5 हेक्टेयर। और टोटल सिंचाई कितना हो गया? 1.5 हेक्टेयर। क्लियर है यहां तक? चलो अब एक्चुअल डेटा के साथ इस आंकड़े को पढ़ते हैं। मैं बार बार घड़ी इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मेरे को आज बोला है सर समय हम छोड़ देना कोई दूसरी क्लास लगेगी इसलिए, तो मैं बोला ठीक है। उस वाले में तुरंत तुरंत कॉपी हो जाता है, यहाँ पे आप पूरा इंडिविजुअल बनाना पड़ रहा है। नहीं कैसे चुरेन उस वाले सेटअप में? चलो इतने सारे आंकड़े देखने हैं, आते हैं सबसे पहले इधर ऊपर, है ना। ये यहां पर लिख रहा हूं मैं कुल बोया गया क्षेत्रफल, है ना। ये पूरा का पूरा सेक्शन बोया गया क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? कुल बोया गया क्षेत्रफल। दूसरा वाला है शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल। और तीसरा है द्विफसली क्षेत्रफल, ठीक। तो ये कुल बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और द्विफसली क्षेत्रफल। अब अगर कुल बोया गया क्षेत्रफल की बात करें, है ना, तो देखो सिंपल सा, आपको पता ही है कि दोनों को जोड़ करके ये आ रहा है, ठीक। तो यहां पर लिखो 55, इधर देखो, ठीक, क्या लिखे? 55। अब 55 को तोड़ दिए 46 और 9 में, 46 9 ही तो 55 होता है। तो 55 को किस में तोड़ दिए? 46 और 9। देखो 2 मिनट लगेगा, याद हो जाएगा अपने आप। 55 लिखे, 55 को किस में तोड़ दिए? 46 और 9। उसके बाद इधर लिख दिए 23, इधर क्या लिख दिए? 23। तो 23 को 16 और 7 में तोड़ सकते हैं क्या? 23 किस में टूट गया? 16 और 7, यही तो है, जोड़ ही आ रहा है। तो 55 को तोड़े 46 और 9 में, और 23 को तोड़े 16 और 7 में, बस। तो कुल बोया गया क्षेत्रफल इस बार कितना है? तो 55.23 लाख हेक्टेयर, ठीक। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? जोर से 46.16 लाख हेक्टेयर। द्विफसली क्षेत्रफल कितना है? 9.07 लाख हेक्टेयर। फिर से 55 46 9, 55 46 9, 23 16 7, 23 16 7। तो ये हो गया 55.23 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल बोया गया क्षेत्रफल इस बार। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना? तो 46.16 लाख हेक्टेयर और 9.07 लाख हेक्टेयर द्विफसली क्षेत्रफल। अब यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम जिला देखना है आपने को। तो बेमेतरा सबसे ज्यादा कहां हुआ? बेमेतरा। सबसे कम कुल बोया गया क्षेत्रफल कहां पर है? नारायणपुर में। बोलिए, बेमेतरा, नारायणपुर। सबसे ज्यादा कहां पर? तो महासमुंद में। कहां पर? महासमुंद में। सबसे कम कहां पर? तो नारायणपुर में। सबसे कम नारायणपुर में। फिर सबसे अधिक द्विफसली क्षेत्रफल बेमेतरा जिले में, और सबसे कम द्विफसली क्षेत्रफल
बीजापुर जिले में। तो कहां पर? बेमेतरा में, नारायणपुर में, महासमुंद में, नारायणपुर में, बेमेतरा में, बीजापुर में। चलो अगले 10 सेकंड में याद कराता हूं इसको, जीवन में नहीं भूलोगे। बोलिए बेनाम बेबी, बोलिए बेनाम बेबी। एक बेबी है, उसका नाम ही नहीं है कुछ, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? बेबी बोल रहे हैं। नाम रहता तो उसको नाम बुलाते, रजनी रहता तो रजनी बोलते, माया रहता तो माया बोलते। उसका नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, तो क्या हो गया? बेनाम बेबी। बोलिए फिर से 2 बार, बेनाम बेबी। बे से बेमेतरा, ना से नारायणपुर, मा से महासमुंद। वापस से नारायणपुर को रिपीट कर देना एक बार। बेनाम, तीन ही शब्द आया वहां पे, तो वापस से किसको रिपीट कर देंगे? नारायण। फिर बेबी, बेमेतरा और बीजापुर, बेमेतरा और बीजापुर। तो बे ना, फिर म, फिर एक बार और ना, फिर बे और बी, मतलब बेमेतरा, बीजापुर, इधर महासमुंद और नारायणपुर, इधर बेमेतरा और नारायणपुर। तो क्या याद हो गया? बेनाम बेबी याद करके इसको अपन दिमाग में बिठा लेंगे। क्लियर? दूसरा लाइन आपके हम लिखा है, याद करने की आवश्यकता नहीं, आपकी जानकारी के लिए उतना कंटेंट वहां पे डाला गया है, काम इतने में ही होगा हमारा। ठीक है, बड़े हल्का सा आगे चलो। अब अगला ये वाला जो क्षेत्र है, जो भी लिखा हूं मैं इधर पूरा का पूरा 5 ठोक डब्बा, ये सिंचित क्षेत्र का डब्बा है। किसका डब्बा है? तो सिंचित क्षेत्र का। इधर देखो जी, नोट्स में तो है ही है, इसीलिए दिया हूं नोट्स की कि यहां पढ़ाना है आपके पास। इधर देखो, इधर क्या है? कुल सिंचित क्षेत्रफल है क्या? है ना। इधर क्या है? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। और इधर क्या है? द्विफसली सिंचित क्षेत्रफल। अब यहां पे लिखो 18। क्या लिख दिए? 18। यहां पे भी 14 लिख दो और यहां पे लिख दो 4। तो 18 को किसमें तोड़ लिए? 14 और 4 में। फिर से 18 14 4, 18 14 4। ठीक है, अब यहां पे लिख लो 92। यहां पे क्या लिख लिए? 92। अगेन इसको तोड़ लिए 86 में, 92 को तोड़ लिए 86 में। और वैसे तो 6 होना चाहिए, लेकिन वो बाद में बहुत सारे संख्या के कारण वो 5 हो जाएगा। ठीक है, बाद में और फ्रैक्शनल में बहुत सारी संख्या है, लाख तक का संख्या, इसलिए वहां पे 5 लिख लेंगे। वैसे 6 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसको 92 को किसमें तोड़ लिए? 86 और 6 ही बोल लो, कोई इशू नहीं है ना। 86 और 6 तो कितना हो गया? 18.92 लाख हेक्टेयर, 14.86 लाख हेक्टेयर और 4.05 लाख हेक्टेयर। तो हमारे यहां कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना था? 18.92 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 14.86 लाख हेक्टेयर और द्विफसली सिंचित क्षेत्रफल परसेंटेज वाइज 34%। कितना परसेंट? 34%, 32% और 44%। कितना याद रखेंगे? 34%, 32% और 44%। अब ये क्या है, इसको समझो। दिख रहा है ये पूरा? ये कुल बोए कितने थे अपन? 55.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमने कृषि का कार्य किया इस बार। ठीक, उसके 34% हिस्सा अर्थात 18.92 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई किए। हम क्या कर पाए? सिंचाई कर पाए। किसके 34% में? तो कुल बोया गया क्षेत्रफल जो कि 55.23 लाख हेक्टेयर है, उसके 34% कृषि भूमि जो कि 18.92 लाख हेक्टेयर है, उसमें हमने क्या किया? कुल सिंचाई किया। क्लियर? समझ आया डेटा? दूसरा, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था? 46.16 लाख हेक्टेयर। उसके 32% क्षेत्रफल अर्थात 14.86 लाख हेक्टेयर में हमने क्या किया? सिंचाई किया। क्लियर? 9.07 लाख हेक्टेयर द्विफसली क्षेत्रफल था, उसके 44% अर्थात 4.05 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में हमने क्या किया? सिंचाई किया। क्लियर? किसी कुछ मन में आ रहा है? कई लोगों के मन में यहां पे आता है, तो सोच लो, आना चाहिए। नहीं आ रहा समस्या है ना। यहाँ पे सबके मन में जो ठीक ठाक पड़ता है, एक ठोक डाउट आता है। तो एक बार डेटा देखो और वो डाउट को खोजो। ठीक है,
डेटा से ही आएगा ना डाउट, कोई और कुछ चीज से नहीं, वो जो संख्या है वहीं से एक डाउट क्रिएट होता है। कैसे अलका, क्या है डाउट? नहीं, कुछ नहीं है, गलत बात है फिर ये। देखो, डाउट ये है, रहता है सबका, कि 55.23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सर हमने क्या किया था? कृषि किया था, और सिंचाई तो केवल 18.92 लाख हेक्टेयर में किए, तो बाकी जगह पानी नहीं डाले क्या सर? ये डाउट रहता है, जो कि एकदम जेन्युइन डाउट है, कोई गलत डाउट है नहीं। हाँ तो बताओ फिर। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप इस आंसर तक पहुंचे, क्योंकि हमने पहले ही लाइन क्या बोला? भारत में कृषि मॉनसून का जुआ है ना? इसीलिए हम लोग क्या है देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ 66% कुल कृषि भूमि मानसून पे डिपेंडेंट है, तो वो लाइन यहां से प्रूव होती है। ठीक, 32% इधर हो गया, तो 68% हमारे यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मानसून पे डिपेंडेंट, और लगभग 56% द्विफसली क्षेत्रफल, हालांकि वहां पे बारिश नहीं होगा, वहां पे तो हमको सिंचाई से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी में थोड़ी बारिश होता है ना? तो वो वाला तो हिसाब किताब छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों आंकड़ों से अपने को ये समझ में आता है कि हमारी कृषि के बाद सिंचाई क्षमता बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम कंप्लीटली मॉनसून पे डिपेंडेंट है। दिख रहा है, वो डेटा ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये डाउट मोस्टली लोगों के मन में आता है, कोई इशू नहीं आया, क्योंकि आपको उसका आंसर पता था, इसलिए नहीं आया कि बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सिंचाई वहां से हो जाती है। ठीक है, बारिश नहीं होने पे समस्या है, वो आपको क्लियर कट दिख रहा है क्यों समस्या है। बारिश नहीं हो पाएगी तो हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम पूरे क्षेत्रफल को सिंचाई कर ले। चलो अब मेरे साथ बोलो। आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसको आपको दंतेवाड़ा भेजना है। कहां भेजना है? दंतेवाड़ा। तो उसको बोल रहे हो बे, क्या बोल रहे हो? बे दंतेवाड़ा। क्या बोल रहे हो? बोलो मेरे साथ, ऐसे ही बोलो, बे, ऐसा नहीं, बे बे ऐसा नहीं, बे, बे दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, बे दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, जा। क्या बोलोगे? बे दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा। और ये भी है, आगे जो 2 लाइन और बोला उसको भी बोलना है, बोलिए। बे दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा। बोल दिए। क्या कर रहे हो? उसको कहां भेज रहे हो? दंतेवाड़ा। तो पहले कहां से चालू किए? बे से, कि बे दंतेवाड़ा, कहां जाना है तेरे को? दंतेवाड़ा जाना है। फिर क्या बोले? जा दंतेवाड़ा। फिर एक बार और क्या बोल दिए? जा, फिर रुक गए। फिर बोले जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा। क्लियर है? एक बार बोलिए फिर से। बे दंतेवाड़ा, फिर जा दंतेवाड़ा, फिर बे बोलना है वहां पे, सॉरी, क्या बोलना है? बे, जा नहीं बोलना है, बे बोलना है। खत्म कैसे करोगे? बे से शुरू से किए हो तो बे से। चलो बोलिए, क्या बोले आप पहले? बे, है ना? तो बे बोले तो बे लिख लिए। फिर क्या बोले? दंतेवाड़ा। फिर क्या बोले? जा, जा दंतेवाड़ा। फिर क्या बोले? बे, क्या बोले? बे। ठीक, क्लियर? बे दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, बे। फिर 2 बार और क्या बोले थे आप? जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा। क्लियर हो गया? याद हो गया? ये नहीं हुआ? भूलेंगे नहीं? हाँ, 2 बार और रिपीट करोगे हो जाएगा घर में जाके, है ना? होगा कि नहीं होगा? मैं सच बता रहा हूं, इस डेटा के रटने के पीछे लोग ना मर जाते हैं। भले आपको ऐसी लगेगा, लेकिन इसके पीछे लोग पागल रहते हैं, रट रट के, भूल भूल के, फिर रट के, फिर भूल के, अंत में गलती करके आते हैं। तो अगर ऐसे याद कर लिए हो तो फिर नहीं भूलोगे, और आसानी से याद हो जाएगा, और आसानी से आप इससे आंसर एक्सट्रैक्ट कर लोगे। कर लोगे? पहले वाले का क्या था? ऊपर बेनाम बेबी। तो अगर कृषि भूमि का डेटा पूछे तो क्या याद रखना है? बेनाम बेबी। और सिंचाई का डेटा पूछे तो क्या याद रखना है? बे दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा, बे, जा दंतेवाड़ा, जा दंतेवाड़ा। तो ये हो गया डेटा। अब आप बोलोगे सर यहां पे खाली क्यों है? यहाँ पे 9 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई द्विफसली सिंचाई नहीं होती, तो 9 जिले तो याद नहीं रख सकते अपन। ठीक है, तो सीधा सीधा चुपचाप कोई भी बस्तर संभाग के जिलों का नाम लिख दोगे, वहां का आपका आंकड़ा भरा जाएगा।
इधर भी दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा लिखा हूं, लेकिन यहाँ पे दो जिला दंतेवाड़ा और सुकमा, और वहां पे दंतेवाड़ा सुकमा और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इन तीनों जिलों में 0-0 है, मतलब सिंचाई होती ही नहीं है इधर। ठीक है, परसेंटेज वाइज 0%, 0%, उधर भी लगभग 0% का ही हिसाब किताब है। इसलिए यहां पर आपको डेटा, वहां पर मैंने भरा ही नहीं है क्योंकि 9 जिले के आसपास है, यहाँ पे 2 जिले में 0 है, यहाँ पे 3 जिले में 0 है, लेकिन आराम से दंतेवाड़ा लिख के अपना काम बन सकता है। दंतेवाड़ा सुकमा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, खैर अपने को वहां तक नहीं जाना है, तो इस हिसाब से आपके नोट्स में लिखा हुआ है वैसे, है ना। तो अपने को क्या याद रखना है, जितना मैं आपको याद कराया वो, कि बे दंतेवाड़ा जा दंतेवाड़ा बे जा दंतेवाड़ा जा दंतेवाड़ा। क्लियर। तो ये हो गया आंकड़ा, और इतने को रखना है आपको याद। परसेंटेज, परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितने परसेंट कृषि भूमि में सिंचाई हुई, ये क्षेत्रफल के अनुसार है और ये परसेंटेज के अनुसार। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये है नारायणपुर जिला, और एक इंस्टेंस मान लेते हैं नारायणपुर जिला है। नारायणपुर जिले में 10 हेक्टेयर कृषि भूमि, ठीक है, और 10 हेक्टेयर में 2 हेक्टेयर कृषि भूमि में 5 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हुआ है। कितने हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर में। ठीक है, ये है रायपुर, रायपुर में 30 हेक्टेयर कृषि भूमि है, और यहां पर 10 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हुआ है। ठीक है, अब सिंचाई 10 हेक्टेयर ज्यादा है कि 5 हेक्टेयर, 10 ज्यादा है ना। तो अगर मैं क्षेत्रफल के अनुसार स्टेटमेंट बोलूं तो क्या रायपुर में ज्यादा है कि नारायणपुर में, रायपुर में 10 हेक्टेयर ज्यादा है कि 5 ज्यादा है जी, तो रायपुर जिले में ज्यादा हुआ ना, तो क्षेत्रफल वाला आंकड़ा इस आधार पे। अब अगर परसेंटेज देखो तो 10 हेक्टेयर का 5 हेक्टेयर कितना हो गया, 50% हो गया, और इधर 10 का ये 30 का 33% हुआ, तो अब 33 ज्यादा है कि 50, तो 50 के हिसाब से नारायणपुर आ गया। तो परसेंटेज वाइज ये जाता है, जबकि क्षेत्रफल वाइज ये जाता है, तो ये डेटा का अंतर ये है। ठीक है, फिर कल